हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आंग्ल मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर वॉर। तो आंग्ल मैसूर युद्ध में अगर हम देखें तो जैसे कि हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ते आए हैं कि किसी ना किसी युद्ध का कोई ना कोई एक कारण होता था। हर युद्ध का एक कारण होता था। उसमें हम पढ़ते थे उसका क्या टाइम पीरियड रहता था। एक पॉइंट पढ़ते थे कि वो किसके बीच में लड़ा गया, किसके मध्य लड़ा गया, और फाइनल पॉइंट पढ़ते थे कि उसका क्या परिणाम रहा, क्या परिणाम रहा, और उसके साथ साथ कोई संधि हुई क्या, है ना। तो ये चीज़ें हम पढ़ते थे। हर युद्ध के पीछे कोई ना कोई एक रीज़न रहेगा, कोई ना कोई एक कारण रहेगा, और उसी कारण की वजह से वो युद्ध होंगे। ठीक है, सॉरी। हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके थे कि जो हमारा मराठा है उसके साथ हमारे क्यों डिस्प्यूटेड हुए, क्या क्या युद्ध रहे, कौन कौन सी संधियाँ हुई, वो सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे अपने ब्रिटेन और मैसूर के बीच में जो युद्ध हुए हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये देख लेते हैं कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो 1767 से 1767 से लेके 1799 तक 99 तक 4 बार लड़ा गया। कितनी बार? 4 बार युद्ध हुआ। किस किस के बीच में? ब्रिटेन के बीच में और मैसूर के बीच में। ठीक है, 4 बार लड़ाई हुई। अब जो युद्ध में टक्कर देंगे ब्रिटेन को वो होंगे आपके एक हैदर अली और टीपू सुल्तान। अब हैदर अली के बारे में अगर हम थोड़ा सा इतिहास पे नज़र डालें तो हैदर अली एक बहुत ही सामान्य फैमिली में जन्मा हुआ व्यक्ति था, है ना। एक बहुत सामान्य फैमिली में जन्मा हुआ व्यक्ति था जो कि मैसूर की सेना का एक सिपाही था। मैसूर की सेना का एक क्या था? सिपाही था। जिसने क्या काम किया, जिसने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। एक जगह पड़ती है तमिलनाडु में जिसका नाम है डिंडीगुल। ठीक है, क्या नाम है? डिंडीगुल। डिंडीगुल में आपके हैदर अली के द्वारा एक क्या खोला गया? एक कारखाना खोला गया जो कि किस चीज़ का था? आधुनिक शस्त्रागार, आधुनिक हथियारों का एक कारखाना खोला गया। ठीक है, कहाँ पे खोला? डिंडीगुल में। और कब खोलेगा ये खोला जाएगा 1755 में। 1755 में ये फ्रांस की हेल्प से, फ्रांस के हेल्प से एक शस्त्रागार खोलेगा आधुनिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। कहाँ पे? डिंडीगुल में। और इसी की हेल्प से ये 1761 में, कब? 1761 में, 1761 में अब ये क्या करेगा? मैसूर पे अपना अधिकार कर लेगा, मैसूर पर अधिकार। और किसको हरा देगा ये? अधिकार। और ये किसको हराएगा? ये हरा देगा नज़ाराम को। किसको हरा के? नज़ाराम। ठीक, नंजाराम है वैसे उसका नाम। नंजाराम को हरा के ये खुद क्या बन जाएगा? मैसूर का नवाब। ठीक है, मैसूर अब हैदर अली के कैप्चर में आ चुका है। अब हैदर अली अपनी सत्ता को बढ़ाने लगेगा, वहाँ पे चीज़ों के साथ अपनी नई नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने लगेगा। हैदर अली का बेसिकली जो मराठा हैं उनके साथ, आपके जो निज़ाम हैं उनके साथ, और ब्रिटेन, इन तीनों के साथ डिस्प्यूट रहेंगे। लेकिन कुछ जगह पे ये मराठाओं के साथ गठबंधन भी करेगा जो कि आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में दिखाई देगा। ठीक है, और टीपू सुल्तान के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो आते हैं अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पे।
तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इसका टाइम पीरियड क्या था, तो टाइम पीरियड था इसका 1767 से लेके 1769, ठीक है, 1767 से लेके 1769। अब इसका दूसरा पॉइंट आता है कि इसका कारण क्या था, इस युद्ध का होने का कारण क्या था। तो कारण था आपका ब्रिटिश पॉलिसीज़, है ना, ब्रिटिश पॉलिसी जो कि क्या थी, आक्रामक और ज़्यादा हो चुकी थी, ठीक है, आक्रामक ब्रिटिश पॉलिसीज़। अब ये क्या करेगा, ये मराठा प्लस जो आपके निज़ाम हैं उनके साथ संधि करेगा, उनके साथ अलायंस करेगा, और इन तीनों की सेना, मैसूर की भी सेना मिलके किसके अपोज में खड़ी हो जाएगी, ये खड़ी हो जाएगी ब्रिटेन के अपोज में। लेकिन यहाँ पे आपकी जो हैदर अली की सेना है ना, वो हार जाएगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो हार जाएगी और जीत जाएगा कौन, ब्रिटेन, ये लोग हार जाएंगे, ठीक है। अब निज़ाम हैदर का साथ छोड़कर अंग्रेज़ों की ओर हो जाएगा, ये अब यहाँ से निकल के इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, और क्या करेगा कि जो मंगलौर पे आक्रमण करके बम्बई से आई हुई प्रशिक्षित जो सेना थी, है ना, बम्बई से एक सेना बुलाई गई थी जो कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करती थी, वो इसे मद्रास में हरा देगी और मद्रास तक पीछे पीछे धकेल देगी, ठीक है। तो धोखा किसने दिया, निज़ाम ने, जो कि ब्रिटेन के साथ मिल गया, और इसमें हार हो जाएगी इन लोगों की, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक संधि हुई है, कब, 1769 में एक संधि हुई है जिसका नाम है मद्रास की संधि, क्योंकि मद्रास तक पीछे फेंक दिया है, और मद्रास कहाँ आता है, तमिलनाडु में। तो मद्रास की संधि होगी किस किस के बीच, ये होगी आपके हैदर अली और आपके वर्सेस कौन है, ब्रिटेन, ठीक है। तो हैदर अली और जो दूसरी पावर होगी उधर, वो होगी आपकी ब्रिटेन। ब्रिटेन में उस टाइम कौन गवर्नर था, अगर हम उस गवर्नर का नाम लिख लें यहाँ पे, तो उस गवर्नर का नाम है बेरेलस्ट, है ना, लॉर्ड बेरेलस्ट। तो अब इनके बीच में एक संधि हुई जिसका नाम है मद्रास की संधि, ठीक है। चलिए अब इससे अगले युद्ध पे चलते हैं जिसका नाम है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1780 से लेके 1784। 1780 से लेके 1784 इसका क्या है, इसका टाइम पीरियड है। अब इसके कुछ पॉइंट्स पे अगर हम बात करें, है ना, अगर इसके पॉइंट्स के बारे में हम देखें या उसके क्या कारण हैं उस पर एक नज़र डालें, तो हैदर ने जो निज़ाम था और जो मराठा थे, है ना, उसके साथ फिर से एक संधि की। दोबारा किसके साथ संधि करेगा, पुनः एक संधि की किसके साथ, निज़ाम के साथ और मराठा के साथ। इन दोनों के साथ दोबारा एक संधि की गई, किसके खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ, ठीक है। अब दोबारा संधि की है और इसमें 1773 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मैसूर में फ्रांसीसी जो सेना थी, माहे जो एक जगह पड़ती है, उस पे अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। और इसी वजह से एक पॉइंट आता है 1773 में एक जगह पड़ती है माहे, जहाँ पे फ्रांस की सेना का अधिकार था पहले, और अब यहाँ पे कौन हो जाएगा, अब यहाँ पे ब्रिटेन की है। और इसी वजह से जो हैदर अली है उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो रही थी इस माहे की वजह से, है ना। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो रही थी, वो काम नहीं कर पा रहा था अपना, और इसी वजह से ये कारण माना जा सकता है किस चीज़ का, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का, ठीक है। तो 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत कर दी, ठीक है। अब हैदर अली क्या करेगा कि कर्नाटक पर अटैक कर देगा,
कर्नाटक पर आक्रमण करेगा। कौन? बाय हैदर अली। हैदर अली के द्वारा इस पे आक्रमण कर दिया जाएगा। कब? 1780 में। ठीक है। और उस वक्त जो अंग्रेज जनरल था बैली, उसको बुरी तरह परास्त करके आर्कट को अपने अधीन में ले लेगा। ठीक है। तो यहाँ पे वर्सेस में हम लिखें तो कौन है? बैली। अब बैली यहाँ हार जाएगा और ये जीत जाएगा, और आर्कट एक जगह है उसको अपने अधीन ले लेगा। ठीक है, उसको अपने अधीन ले लेगा। फिर 1781 में हैदर अली का सामना किससे होगा? एक जनरल आएगा अंग्रेज जिसका नाम है आयरकूट। 1781 में अब हैदर वर्सेस कौन होगा? हैदर वर्सेस आयरकूट। ठीक है, आयरकूट से होगा, जिसे किसने भेजा था? वारेन हेस्टिंग्स में। आपको पता होगा कि जो 1781 वाला टाइम पीरियड है वो किसका है? वारेन हेस्टिंग का है। ठीक है। तो 1781 में आयरकूट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में, कौन से युद्ध में? पोर्टो नोवा का युद्ध। ठीक है, पोर्टो नोवा का युद्ध, इसमें हैदर को परास्त कर दिया। अब कौन हार जाएगा? हैदर हार जाएगा यहाँ पर, और कौन जीतेगा? आयरकूट जीत जाएगा। लेकिन इसका कोई भी तात्कालिक लाभ नहीं होगा। हार जाएगा हैदर, लेकिन कोई भी ऐसा लाभ ब्रिटेन को नहीं होगा, ब्रिटिश लोगों को नहीं होगा। लेकिन 1782 में हैदर एक बार फिर से अंग्रेजी सेना को पराजित करने में सफल हो जाएगा। अब 1782 में हैदर फिर जीतेगा और ब्रिटेन की सेना फिर हार जाएगी। ठीक है। अब 1782 में जब युद्ध हो रहा होगा तो हैदर अली बहुत ज़्यादा घायल हो जाएगा, और दिसंबर में 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी। इस युद्ध में 7 दिसंबर 1782 में घायल होने के कारण हैदर की क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, हैदर अली की अब मृत्यु हो जाएगी। और इस डेट के बाद एक नया हीरो सामने आएगा जिसका नाम हो जाएगा क्या? जिसका नाम हो जाएगा टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान मैंने आपको बताया, टीपू सुल्तान बेटा था हैदर अली का। ठीक है, तो टीपू सुल्तान अब नए रोल में आएगा जिसका अलग ही जलवा होगा, और वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ में लड़ेगा। ठीक है, अब टीपू सुल्तान इस युद्ध की कमान संभालेगा। टीपू सुल्तान अगर मैं देखूं तो ये 1784 तक क्योंकि ये युद्ध चला है, तो 1784 में टीपू इस युद्ध को जारी रखेगा और दोनों पक्षों में एक संधि होगी जिसका नाम होगा मंगलौर की संधि, ट्रीटी ऑफ मंगलौर। ठीक है, पिछला जो युद्ध है पहला वाला वो किस पे समाप्त हुआ है? मद्रास की संधि पे। ठीक है, जो कि किस किस के बीच हुई है? हैदर अली और वेरेलस्ट के बीच में। अब जो ये युद्ध है वो समाप्त हो रहा है आपका 1784 की एक संधि पे जिसका नाम है मंगलौर की संधि, जो कि किस किस के बीच होगी? टीपू सुल्तान और अब यहां पे कौन है? हेस्टिंग्स। ठीक है, हेस्टिंग्स। तो आप ये देखेंगे कि ये जो लॉर्ड नहीं है ये वारेन है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो वारेन हेस्टिंग के साथ ये संधि होगी और चीज़ें यहाँ पे समाप्त हो जाएंगी। लेकिन मंगलौर की संधि से वारेन हेस्टिंग संतुष्ट नहीं था और वह
ये संधि को बिल्कुल मानता नहीं था, वह संधि के बावजूद भी कर्नाटक को तो खो देगा ऐसा वो समझता था। ठीक है, तो हम इधर उधर की बात ना करते हुए ये याद रखेंगे कि मंगलौर की संधि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। एक आपको 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई, वो इम्पोर्टेंट है। आपको एक युद्ध है जिसका नाम है पोर्टो नोवा 1781 में, वो याद रखना है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। और वैरिन हेस्टिंग के साथ टीपू सुल्तान की संधि हुई है मंगलौर की, वो याद रखना है। तो यहाँ पे आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध पे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो टाइम पीरियड है, अगर उसका टाइम पीरियड देखें तो वो क्या है, वो है आपका 1790 से लेके 1792। 1790 से लेके 1792। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड हो गया। और इसका अब कौन नेतृत्व करेगा, ये करेगा आपका टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। ठीक है, अगर हम टीपू सुल्तान के बारे में देखें तो टीपू सुल्तान अपने पिता की ही तरह बहुत बहादुर था। और 1782 में, जैसा मैंने बताया, 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हुई, उसके बाद वो राजगद्दी पे बैठा। तो वो बहुत ऐसे काम करेगा जो कि हैदर अली की तरह ही दिखाई देते हैं। जैसे वो फ्रांसीसियों के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप में था, फ्रांसीसियों का काफ़ी अच्छा दोस्त था, है ना, जैकोबियन क्लब का वो मेंबर था। ठीक, टीपू सुल्तान एक जटिल चरित्र वाला व्यक्ति था जो कि समय के साथ साथ अपनी चीज़ों को बदल रहा था, आधुनिक चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा था। ठीक है, सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में एक दुर्ग है, वहाँ पर श्री रंगनाथ नरसिंह जी की एक मंदिर है ना, वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि उसने कभी भी उस पूजा में हस्तक्षेप नहीं किया। और टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी एक दिलचस्पी ली और श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। कहाँ पे, अगर ये टीपू सुल्तान के बारे में हम देखें तो फ्रांस की जो क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति, इससे ये प्रभावित था, क्रांति से प्रभावित था। इसी वजह से श्री रंगपट्टनम में इसने क्या लगाया, स्वतंत्रता का वृक्ष। ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, और ये इसी वजह से, इससे इम्प्रेस था, इसी वजह से जैकोबियन क्लब था उसका मेंबर भी बना, जैकोबियन क्लब का मेंबर भी बना। ठीक है, ये बात किसके बारे में होगी, टीपू सुल्तान के बारे में। ठीक है, तो टीपू सुल्तान, ये एक अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि एक शेर को, एक मतलब ऐसा कहा जाता है कि टीपू सुल्तान के बारे में, एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है लेकिन भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं। ये किसके बारे में कहा जाता है, टीपू सुल्तान के बारे में, कि एक शेर की तरह अगर आप एक दिन भी जीते हैं तो वो बहुत बढ़िया है, और अगर आप एक जो भेड़ होती है उसकी तरह अगर जी रहे हैं और लंबी ज़िंदगी जीते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये आप टीपू सुल्तान के बारे में कह सकते हैं। फिर अगर हम युद्ध के बारे में आएँ तो जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें आपका टीपू सुल्तान ब्रिटेन की जो सेना है उसके साथ फिर से युद्ध करेगा, और उस पर जो कारण बनेगा इस युद्ध का, वो ये कारण रहेगा कि टीपू सुल्तान किसका दोस्त है, टीपू सुल्तान फ्रांस का दोस्त है। इसको ये पॉइंट बनाएंगे और युद्ध स्टार्ट करें, है ना। युद्ध का कारण क्या है, टीपू सुल्तान और फ्रांस दोनों आपस में दोस्त हैं, इस वजह से ये युद्ध स्टार्ट होगा। ठीक है, अंग्रेजों ने मराठा और निज़ाम के सहयोग से, अब अंग्रेज प्लस मराठा प्लस निज़ाम,
ये तीनों एक तरफ वर्सेस आपका टीपू। इनकी हेल्प से क्या करेंगे कि श्रीरंगपट्टनम पे आक्रमण कर देंगे, अटैक करेंगे श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण। ठीक है, यहाँ आक्रमण कर देंगे और आक्रमण जब कर देंगे तो मिडोस के एक व्यक्ति था जिसका नाम था मिडोस के नेतृत्व में टीपू सुल्तान पराजित होगा। यहाँ पर टीपू हार जाएगा और इसका कमान कौन कर रहा है? मेडोज। ये जीत जाएगा और ये हार जाएगा। ठीक है, मेडोज जीत जाएगा और टीपू हार जाएगा। फरवरी 1792 में जो तात्कालिक गवर्नर थे वहाँ के, उनका नाम है कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस ने सुल्तान के साथ एक जो वहाँ का किला था, श्रीरंगपट्टनम का जो किला था, उसको घेर कर एक संधि करेंगे। कौन करेगा? टीपू। और इसके अपोज में कौन है? कॉर्नवालिस। ठीक है, अब यहाँ पे एक संधि होगी जो कही जाएगी क्या? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि कब होगी? 1792 में। ठीक है, 1792 में होगी और इस संधि से ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। इस संधि में कुछ पॉइंट थे जो कि कहे जा सकते हैं कि टीपू को अपना आधा राज्य देना था, युद्ध का जितना भी हर्जाना था वो देना था, बंधक के रूप में कोई अगर सिपाही बंदी बनाया गया उनको छोड़ना था। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें थी और अपने 2 बेटों को भी अंग्रेज़ों को सौंपना था। ठीक है, जो टीपू सुल्तान के बेटे थे उनको भी अंग्रेज़ों को देना था बंधक के रूप में। ठीक है, और इस टाइम कौन थे? कॉर्नवालिस के साथ ये संधि हुई। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किस युद्ध से रिलेटेड थी? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। उसका टाइम पीरियड देखा, टीपू सुल्तान के बारे में देखा, इसका क्या कारण था इस युद्ध का वो देखा, किसके तरह से ये अंग्रेज मराठा निज़ाम ने मिलके टीपू को ये कैसे हराया वो देखा, किसके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया वो देखा, और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई और किसके अंडर हुई, किसके साइन से हुई, तो वो देखा। ठीक है, अब हम आते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि कब हुआ? 1799 में। ठीक है, ये लास्ट है। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1799। ठीक है, लास्ट ये युद्ध होगा। इसमें जब ये टाइम पीरियड होगा तो गवर्नर कौन है? गवर्नर जनरल कौन होगा? वो होगा आपका बेलेजली। ठीक है, बेलेजली। फिर आप देखेंगे कि एक चीज़ कि इसमें जब युद्ध होगा आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इस युद्ध में आपका जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान इस युद्ध में अब मार दिया जाएगा। ठीक है, इस युद्ध में मार दिया जाएगा और ऐसा कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने नेपोलियन की हेल्प लेने के लिए एक पत्र भी भेजा था, लेकिन नेपोलियन की हेल्प नहीं मिल पाई। इस वजह से टीपू सुल्तान इस युद्ध में मारा गया, हार गया वो। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। इसके बाद जो इसके रिज़ल्ट अगर हम देखते हैं, जो रिज़ल्ट देखते हैं वो क्या देखते हैं? रिज़ल्ट में अगर हम जो बेसिकली देखा जाता है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होने के बाद, समाप्त होने के बाद, जो आपका वो था क्या कहते हैं, जो कृष्णराज द्वितीय का एक अल्पायु बच्चा था, है ना, उसको वाडियार जो वंश था, जो रिज़ल्ट में अगर हम देखें, जो वाडियार वंश है उसके एक अल्पायु शासक था जिसका नाम था कृष्ण राय सेकंड।
उसको यहाँ सत्ता दे दी गई, सत्ता दी गई। और इस वाडियार वंश के साथ एक सहायक संधि की गई। जब हम सहायक संधि पढ़ रहे होंगे तो इसके बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे कि सहायक संधि होती क्या थी। तो यहाँ पे इस संधि के बाद आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हो गया। ठीक है, अगर टीपू सुल्तान की मृत्यु देखी जाए तो 4 मई 1799, ठीक है, इस दिन इसकी मृत्यु हुई। ठीक, तो ये कहा जाता है। फिर आप और भी चीज़ें हैं जो कि हल्की फुल्की नज़र में डाल सकते हैं। एक चार्ट है, प्रथम आंग्ल मैसूर 67 से 69 हैदर अली के साथ, और जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम था वेरेलस्ट। मद्रास की संधि की गई, उसके जो इसके रिजल्ट्स रहे वो हैदर दक्षिण भारत में ऐसा था जो कि कभी भी अंग्रेज़ों से पराजित नहीं हुआ। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर था जो कि 1780 से 1784 तक हुआ, फिर से हैदर अली लड़ेगा और इस टाइम बैरन हेस्टिंग उसके साथ युद्ध करेगा और इसमें ब्रिटिश हार जाएंगे। लेकिन हैदर अली घायल हो जाएगा और घायल होने के बाद ये मृत्यु हो जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी, और उसके बाद कमान संभालेगा इसका बेटा टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान के साथ एक संधि की जाएगी जो कि होगी मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि के बाद जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होगा जो कि टीपू सुल्तान के साथ होगा 90-92 के बीच में, और इसके अपोज में जो कमान संभाल रहे होंगे वो होंगे कानवालिस। कानवालिस 3 लोगों की हेल्प लेके मराठा और निज़ाम की हेल्प लेके श्रीरंगपट्टनम के किले पे घेर लेंगे, और श्रीरंगपट्टनम में एक संधि की जाएगी जिसको बोला जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि 1792 में होगी। इसमें टीपू सुल्तान की स्थिति खराब हो जाएगी। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होगा जो कि 1799 में होगा। टीपू सुल्तान की इस युद्ध में मृत्यु हो जाएगी, हत्या हो जाएगी, और लॉर्ड वेलेस्ली अब जो वाडियार वंश है, वाडियार जो वंश है उसके कृष्ण राय सेकंड के साथ एक संधि करेंगे, वाडियार वंश के साथ एक संधि करेंगे जो कि होगी सहायक संधि, है ना। तो ये चीज़ें हैं आपकी चारों आंग्ल मैसूर युद्ध से जो मेन पॉइंट्स हैं वो। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में देखेंगे जो अदर पावर्स हैं उनके साथ ब्रिटिश किस तरीके से युद्ध करेंगे। ठीक है, जिसमें आपका पंजाब है, आपका बर्मा है, आपका नेपाल है, ये सारी जो छोटी छोटी पावर्स थी। इसके अलावा बाकी हमने मेन पावर मतलब अपनी फिनिश कर ली हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो विस्तारवाद की नीतियाँ हैं वो और देखेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।